बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन सिंधु फिलहाल रुका हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध बेहद तनावपूर्ण हैं जी, और जी। कुछ भारतीय राजनीतिक नेता ऐसे भड़काऊ बयान दे रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जब भारतीय सेना हाँ जी। अभी तक ऑपरेशन सिंधु के बाद अगली जंग की बुनियादी बातों को समझ नहीं जी। पाई है, जो उसे पाकिस्तान के साथ लड़नी होगी। एक ऐसा पाकिस्तान जिसे चीन का हाँ जी, हाँ पूरा जी। समर्थन प्राप्त होगा, जैसा कि हमने ऑपरेशन सिंधु में देखा था। तो मैं इन बिल्कुल। सभी बातों पर चर्चा करता हूं। 2 दिन पहले हम जानते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सिंध, जो पाकिस्तान का एक जी, प्रांत जी। है, सभ्यतागत रूप से भारत का हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि सीमाएं बदल सकती हैं, हाँ यह जी। संकेत देते हुए कि सिंध शारीरिक रूप से भारत का हिस्सा बन सकता है, जी। जो कि एक अत्यंत भड़काऊ बयान है और पाकिस्तान ने इस पर प्रतिक्रिया दी। लेकिन हाँ राजनाथ जी, हाँ सिंह जी। ऐसे बोलने वाले अकेले आरएसएस नेता नहीं है। 1998 में उस समय के गृह मंत्री बिल्कुल एल ऐसे ही है। डॉट के एडवाणी ने उस समय के अमेरिकी उप विदेश मंत्री स्ट्रोब टेलबॉट जी, के साथ बिल्कुल। बातचीत की थी और इस बिल्कुल बातचीत का ऐसे ही है। उल्लेख टेलबॉट ने अपनी किताब एंगेजिंग इंडिया में किया है। टेलबॉट लिखते हैं, एडवाणी के साथ मेरी बैठक जी, जी। असहज करने वाली थी। एडवाणी ने खुलेआम उस सुखद दिन के बारे में सोचा जब भारत, पाकिस्तान, हाँ जी। श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार एक एकल दक्षिण एशियाई महासंघ में फिर से एकजुट हो जाएंगे, जिसे आरएसएस अखंड भारत या ग्रेटर इंडिया हाँ कहता जी, है। हाँ जी। अब बात यह है कि आडवाणी ने 1998 में जो कहा था वह बिल्कुल। पूरी तरह अलग था, क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच समीकरण या सैन्य स्थिति पूरी तरह अलग जी, थी। जी। वे दोनों युद्ध के सामरिक स्तर पर लड़ते थे और ऑपरेशन सिंधु के बाद यह स्थिति पूरी तरह बदल हाँ गई जी। है। और यही कारण है कि जब राजनाथ सिंह के उकसावे वाले बयान पर पाकिस्तान जी। की ओर से प्रतिक्रिया आई, तो मैं आपको समझाता हूं कि स्थिति मूल रूप से कैसे बदल गई है, क्योंकि हाँ जी, यही हाँ वह जी। बात है जिसे भारतीय सेना अब तक नहीं समझ पाई है। हम ऑपरेशन सिंधु के बिल्कुल बारे में ऐसे ही है। जानते हैं और हम यह भी जानते हैं कि हाल ही में एक प्रतिष्ठित अमेरिकी पैनल ने जी, अमेरिकी बिल्कुल। कांग्रेस को एक रिपोर्ट सौंपी है। बिल्कुल यह एक ऐसे ही बहुत है। ही विस्तृत रिपोर्ट है, लगभग 800 पन्नों की, जिसमें ऑपरेशन सिंधु पर टिप्पणी करते हुए कहा गया है, जी, जी। यह 4 दिनों की झड़प थी जिसमें पाकिस्तान ने भारत पर सैन्य सफलता हासिल की। वे इस निष्कर्ष पर कैसे हाँ जी। पहुंचे? जो कोई भी युद्ध की समझ रखता है उसके लिए इसे समझना मुश्किल जी। नहीं है, जी, जी। क्योंकि दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान एयर फोर्स ने युद्ध के हाँ जी, हाँ संचालन जी। स्तर पर उस अवधारणा के साथ लड़ाई लड़ी जिसे उन्होंने मल्टी डोमेन ऑपरेशन बिल्कुल। कहा। फिर जी, जी। बीडीयू सिस्टम, सैटेलाइट जी, कॉन्स्टलेशन जी। पाकिस्तान की सेना के लिए निगरानी और सटीक मिसाइल निशानेबाजी दोनों के लिए उपलब्ध था। हाँ फिर जी। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान एयर फोर्स के पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर अच्छा नियंत्रण था जी। और पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर थिएटर में अपनी अच्छी साइबर क्षमताओं का प्रदर्शन किया। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। फिर पाकिस्तानी क्रूज मिसाइलें और पाकिस्तानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें थीं। अब जब बिल्कुल हम ऐसे ही शॉर्ट है। रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की बात करते हैं तो हम उन मिसाइलों की बात कर रहे हैं जी, जिनकी बिल्कुल। ट्रेजेक्टरी नीची होती है और जो बिल्कुल ऐसे ही वायुमंडल है। से बाहर नहीं जाती। इन सभी को दागा गया था। अब भारतीय पक्ष में भी क्रूज जी, मिसाइलों जी। और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की ओर से अच्छी फायरिंग दिखाई गई, लेकिन इसमें एक समस्या है और वह हाँ जी। समस्या ये है कि जीपीएस की मदद ली गई थी। और आज राष्ट्रपति जी। ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो संबंध है उसे देखते हुए कोई गारंटी नहीं हाँ है, जी, हाँ जी। कोई आश्वासन नहीं है कि जब ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू होगा या विराम बिल्कुल। हटाया जाएगा तो अमेरिकी भारत को जीपीएस सुविधा देंगे या फिर उसे बंद कर देंगे। तो जी, यह जी। एक समस्या है। लेकिन अगर पाकिस्तानी पक्ष की बात करें तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से सबक लेते हुए समय हाँ जी। बर्बाद किए बिना पाकिस्तान सेना के तहत एक रॉकेट फोर्स कमांड के गठन की घोषणा जी। कर दी। अब जब आप एक रॉकेट फोर्स कमांड बनाते हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें चीनी हाँ जी, हाँ पक्ष जी। से यह आश्वासन मिला होगा कि उन्हें हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें उपलब्ध कराई जाएंगी, जो कि एक बिल्कुल ऐसे गेम ही है। चेंजर है।
फिर एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पाकिस्तान बिल्कुल। सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम ऐसा मुनीर ही है। अब रक्षा बलों के प्रमुख भी बन गए हैं, जिसका अर्थ है कि एक ही व्यक्ति पाकिस्तान के लिए युद्ध के चरण जी। सब कुछ तय करेगा। तो पाकिस्तान की ओर से निर्णय लेना बहुत तेजी से होगा। हाँ जी। फिर अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि चीन पाकिस्तान वायुसेना जी। को 40 J-35 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान देने वाला है और पाकिस्तानियों को चीन जी, से हाँ जी। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम मिलेंगे, जिनमें HQ-19 और KJ-500 शामिल हैं। AWC उन्हें ये सारी चीजें मिलेंगी। तो बात बहुत जी। सीधी है कि पाकिस्तानियों ने युद्ध के ऑपरेशनल स्तर पर लड़ने का पूरा इरादा कर लिया है, जिसमें हाँ जी। पाकिस्तान सेना के तहत नया रॉकेट फोर्स कमांड और पाकिस्तान वायुसेना शामिल हैं जी। और चीनी पूरी तरह से उन्हें इस ऑपरेशनल स्तर के युद्ध में समर्थन देने को तैयार है। अब हाँ जी, यहाँ हाँ एक जी। बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। जब आप युद्ध के ऑपरेशनल स्तर पर लड़ते हैं, बिल्कुल तो ऐसा इसका ही है। मतलब है कि आप दुश्मन की गहराई तक घुसपैठ करने में सक्षम हैं। जी, बिल्कुल। और एक बार बिल्कुल जब आप ऐसा ही है। दुश्मन की गहराई में घुसपैठ कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि दुश्मन की रक्षा व्यवस्था बिखर जाती है। जी, जी। सरल शब्दों में इसका मतलब ये है कि जो आगे बढ़ने वाली सेनाएं हैं, वे पूरी तरह से कट जाती हैं हाँ और जी। वे अग्रिम पंक्ति की सेनाओं तक पहुंचने में असमर्थ हो जाती हैं। जी। तो जो भी अग्रिम पंक्ति की सेनाएं हैं, यानी जो सेना रणनीति अपना रही है, वह हाँ बस जी, हाँ जंगल जी। में अकेली रह जाती है, उसके पास कोई समर्थन नहीं होता और इसलिए बिल्कुल। इसका युद्ध के परिणाम में योगदान बहुत ही कम होता है। तो अब तक जो होता था वह यह था कि जी, ऑपरेशन जी। सिलदर से पहले भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना दोनों ही सेनाएं युद्ध के सामरिक स्तर पर ही लड़ती थीं। हाँ जी। अब स्थिति बदल गई है। इसलिए भारतीय सेना, या माफ कीजिए, जी। भारतीय सैन्य बल को भी यह देखना चाहिए था कि भारत कितनी जल्दी पाकिस्तान के साथ युद्ध के संचालन स्तर पर लड़ाई के लिए तैयार हो सकता है और इसमें रॉकेट फोर्स कमांड को गंभीरता से शामिल करना भी जरूरी है। गंभीरता से यह देखना कि उसके पास जो थोड़ी बहुत क्षमताएं हैं, जी, जी। उन्हें और कैसे विकसित किया जाए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, साइबर क्षमताएं, और यह देखना कि वह 24 घंटे की स्पेस क्षमताएं कैसे प्राप्त कर सकता है, जिससे उसे लगातार भरोसेमंद क्षमताएं मिल सकें। और दो बहुत महत्वपूर्ण बातें। पहली, भारतीय वायुसेना को पूरी तरह से स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, खरीदारी में भी, प्रशिक्षण में भी, बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के। तब वह निश्चित रूप से बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय पक्ष को अपनी त्वरित क्षमता के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर कोई छोटा युद्ध होता है, तो गोला बारूद की कमी को लेकर कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें गोला बारूद खर्च करने में बहुत सावधानी बरतनी होगी, जबकि पाकिस्तानी पक्ष को ऐसी कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि उन्हें चीनी पक्ष से बिना किसी रुकावट के आपूर्ति मिलती रहेगी। यह सब भारतीय पक्ष को पहले से ही करना चाहिए था और इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था और इस बारे में बात करनी चाहिए थी। इसके बजाय हमारे पास भारतीय सेना है जो अपनी जनसंपर्क कर रही है। मैं इसे जनसंपर्क कहता हूं। क्यों? क्योंकि कारगिल दिवस पर जो 27 जुलाई था, सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने घोषणा की कि भारतीय सेना रुद्र ब्रिगेड्स का गठन करेगी। अब रुद्र ब्रिगेड क्या है? हाँ जी। भारतीय सेना के पास लगभग 260 सिंगल आर्म ब्रिगेड्स हैं। जी। सिंगल आर्म के बजाय उन्हें मल्टी आर्म्ड ब्रिगेड्स में बदला जाएगा और उनका उपयोग विभिन्न दिशाओं में तेज और बहुआयामी हमलों के लिए किया जाएगा। बिल्कुल। मल्टी आर्म्ड ब्रिगेड्स का मतलब है कि उनमें इन्फेंट्री होगी, उनके पास तोपखाना, आर्टिलरी होगा, उनके पास बख्तरबंद आर्मर भी होगा, उनके पास वायु रक्षा, एयर डिफेंस होगी, उनके पास इंजीनियरिंग और अन्य क्षमताएं भी होंगी, उनके पास लॉजिस्टिक्स भी है। तो ये सारी चीजें एक साथ लाई जाएंगी और जाहिर है कि यह विचार दिवंगत जनरल बिपिन रावत के कार्यकाल के दौरान आया था, जब वे सेना प्रमुख थे, यानी दिसंबर 2016 से 2019 तक। अपने कार्यकाल में उन्होंने 2018 की लैंड वॉरफेयर डॉक्ट्रिन पेश की थी, जिसमें उन्होंने IBG यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की आवश्यकता के बारे में बात की थी।
अब यह ऑपरेशन जी। पराक्रम से सीखा गया एक सबक था। मैं उन विवरणों में नहीं जाऊंगा। संक्षेप में कहें तो पराक्रम के दौरान जो उस समय हुआ जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, भारतीय सेना को जुटने में बहुत